वेलकम फ्रेंड्स ऑन श्री राम क्लासेस बीकानेर। दोस्तों आज वाला जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं हमारे कृषि के प्रकारों पर। भारत में कृषि का जो विकास है और कृषि के जो प्रकार हैं हम उनकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि भारत हमेशा से एक कृषि प्रधान देश रहा है, भारत की इकोनॉमी भी हमेशा से कृषि प्रधान रही है। अभी के ताज़ा उदाहरण देखिए, हमारी जो GDP है वो -23 डिग्री, ठीक है, -23 डिग्री GDP चली गई है। और अगर हम बात करें कि सभी सेक्टर में गिरावट देखने को मिली है, सिर्फ एक सेक्टर ऐसा है कृषि जिसमें गिरावट देखने को नहीं मिली है। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि अगर कृषि में भी गिरावट देखने को मिलती तो हमारी GDP -28, -27 नहीं, -40 तक चली जाती है, ठीक है। तो कृषि एक बड़ा व्यवसाय है भारत का, और भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला व्यवसाय है और एक प्राथमिक व्यवसाय है। प्राथमिक क्रियाकलापों में हम इसको सम्मिलित करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में कृषि के प्रकारों पर। तो कृषि के प्रकारों में हम सबसे पहले लेते हैं जल उपलब्धता के आधार पर कृषि के प्रकार। जल उपलब्धता के आधार पर कृषि के प्रकार। तो जल उपलब्धता के आधार पर कृषि के जो प्रकार हैं उनको हम सामान्यतः 4 भागों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। इनमें से एक है शुष्क, एक है अति आर्द्र, एक है आर्द्र और एक है सिंचित। शुष्क की हम बात करते हैं। शुष्क 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले जो भाग होते हैं वहां पे शुष्क कृषि की जाती है। और शुष्क कृषि में होता क्या है कि शुष्कता सहन करने वाले कृषि जिन्सों का उपयोग करते हैं। शुष्कता सहन करने वाले कृषि जिन्सों का उपयोग करते हैं। अगर हम बात करते हैं भारत में कहाँ, तो ये भारत में होती है राजस्थान में, गुजरात में, पूर्वी महाराष्ट्र में, पूर्वी कर्नाटक में और तेलंगाना में इस प्रकार की शुष्क कृषि को अपनाया जाता है। एक होती है अति आर्द्र कृषि, जहाँ पे 200 सेमी या अधिक वर्षा होती है, वहाँ पे इस प्रकार का कृषि पैटर्न अपनाया जाता है। अब अति आर्द्र कृषि है क्या? अति आर्द्र कृषि होती है जहाँ पे 200 सेंटीमीटर या इससे अधिक बारिश होती है। सिंपल एक बात हो गई। भारत में कहाँ, तो आप समझ जाएंगे, भारत में पश्चिमी घाट, भारत की जो पश्चिमी घाट पर्वतमाला है, आप पर्वतमाला भौतिक प्रदेश पढ़ चुके हैं, तो भारत का जो पश्चिमी घाट है वहाँ पे इस प्रकार की अति आर्द्र कृषि की जाती है। इसमें बोया क्या जाता है? नारियल, ताड़, बांस, कहवा, ठीक है, कहवा यानी कि कॉफ़ी एक ही बात है। इसके अलावा रबड़, केला, इनकी सुपारी, इनकी खेती की जाती है। फ्रूट्स जैसे अंगूर वगैरह, इनकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। तो पश्चिमी घाट ये हो गया शुष्क, ये हो गया अति आर्द्र और आर्द्र। जहाँ पे करीब 100 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है वहाँ पे आर्द्र कृषि की जाती है। और इसके लिए विशेषकर जाने जाते हैं जैसे छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, इसके अलावा बिहार है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग वगैरह। तो यहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले भाग मिलते हैं और यहाँ पे इस प्रकार की कृषि की जाती है। और आर्द्र कृषि में हम यहाँ देखो व्यापारिक फसलों की प्रधानता रहती है, यहाँ पे मोटे अनाजों की प्रधानता रहती है। और आर्द्र कृषि की अगर हम बात करते हैं तो आर्द्र कृषि में प्रधानता रहती है खाद्यान्न फसलों की, विशेषकर गेहूं, चावल और तिलहन में सरसों वगैरह, सरसों, मूंगफली वगैरह इन क्षेत्रों में अच्छा उत्पन्न किया जाता है। अब एक है सिंचित फसल, सिंचित कृषि होती क्या है? जहाँ पे वर्षा का कोई रोल ही नहीं है, यहाँ पे 50 सेमी, यहाँ पे 200 सेमी या अधिक, यहाँ 100 से 200 सेमी, इसमें बारिश का कोई रोल ही नहीं है, बारिश का कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब बारिश नहीं होगी तो आपको सिंचाई के साधन विकसित करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सिंचाई के साधनों को विकसित किया गया है। तो यहाँ क्या किया गया है? यहाँ सिंचाई के साधनों को विकसित करके सिंचाई की जाती है। तो सिंचाई के साधन विकसित किए गए हैं, सिंचाई सुविधाएं विकसित की गई हैं। अब सिंचित कृषि का जो जनक है वो है चीन। सिंचित कृषि का जनक कौन है? चीन, ठीक है। अब भारत में कहाँ, तो भारत में पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इसके अलावा हमारे उत्तरी राजस्थान में भी सिंचित कृषि देखने को मिलती है। अब सिंचित कृषि में भी खाद्यान्न फसलों की ही प्रधानता रहती है, खाद्यान्न फसलों की प्रधानता देखने को मिलती है, ठीक है, ध्यान रखना। मोटे अनाज, व्यापारिक फसलें, खाद्यान्न फसलें और सिंचित में भी खाद्यान्न फसलें,
ठीक है, ये ध्यान रखना। ये तो हो गया हमारी जल की उपलब्धता के आधार पर। अब हम कर लेते हैं भूमि उपलब्धता के आधार पर कृषि के प्रकार। भूमि उपलब्धता के आधार पर कृषि के दो ही प्रकार होते हैं। भूमि उपलब्धता के आधार पर कृषि का एक प्रकार होता है विस्तीर्ण, एक होता है गहन। विस्तीर्ण और गहन। विस्तीर्ण कृषि देखो कहाँ होती है, विस्तीर्ण कृषि जहां कृषि भूमि बहुत अधिक है और कृषि भूमि पर जनसंख्या दबाव थोड़ा सा है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये विस्तीर्ण कृषि। विस्तीर्ण कृषि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में बड़े पैमाने पर की जाती है। कारण है कि यहाँ पे जनसंख्या का दबाव कृषि भूमि पर कम है, तो ऐसे में व्यापारिक फसलों को महत्व देकर इस प्रकार की विस्तीर्ण कृषि की जाती है। अब हम बात करते हैं गहन कृषि की। गहन कृषि क्या होता है कि गहन कृषि में गहन कृषि में कृषि भूमि तो होती है कम और कृषि भूमि पर जनसंख्या दबाव होता है अधिक, तो ऐसे में खाद्यान्न फसलों को बढ़ावा देना पड़ता है और फिर कम भूमि में सीमित साधनों में अधिकतम उत्पादन करना होता है। तो इस प्रकार की जो कृषि होती है उसको गहन कृषि कहते हैं। आप आइडिया लगाओ कि भारत कहाँ होना चाहिए, विस्तीर्ण में या गहन में, तो भारत कहाँ होता है, गहन में। ठीक है, तो गहन क्योंकि भारत में कृषि भूमि पर जनसंख्या दबाव बहुत ज़्यादा है तो सीमित साधनों में अधिकतम उत्पादन करना पड़ता है, तो इस प्रकार की जो कृषि होती है उसको हम क्या कहते हैं, गहन कृषि कहते हैं। इसके अलावा कृषि के कुछ अन्य प्रकार हैं, जैसे कि आदिम कृषि। आदिम कृषि, आदिम कृषि वैसे कोई प्रकार नहीं है, सीधा आदिम कृषि में फिर कुछ और प्रकार आते हैं। आदिम कृषि में देखो क्या होता है, आदिम कृषि, आदिम का अर्थ होता है प्रारंभिक। इस आदिम कृषि को हम परंपरागत भी कह सकते हैं। आदिम कृषि में होता क्या है कि कृषि का जो परंपरागत तरीका है उसको आधार बनाकर कृषि की जाती है। और आदिम कृषि हमारे यहाँ पे एक तो होता है निर्वहन प्रकार और एक होता है स्थानांतरित प्रकार। स्थानांतरित प्रकार, निर्वहन और स्थानांतरित। निर्वहन में होता क्या है कि एक या दो कृषक परिवार परंपरागत कृषि संसाधनों का उपयोग कर जब सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए कृषि करते हैं तो उसको निर्वहन कृषि कहते हैं। उत्पादन इतना सीमित होता है कि एक कृषक परिवार या दो कृषक परिवार अपना पेट ही भर सकते हैं, वो उत्पादन इतना नहीं है कि मार्केट में बेच के आए। तो इस प्रकार की जो कृषि होती है निर्वहन होती है। कृषि के संसाधन परंपरागत होते हैं, वो ये देशी कृषि जीन्स हैं और पशु हैं, कृषि के लिए कोई यंत्र नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पे मानव शक्ति के माध्यम से ऐसा किया जाता है। दूसरा होता है कृषि का प्रकार स्थानांतरित। स्थानांतरित कृषि उन प्रदेशों में की जाती है जहाँ सघन वन आवरण होता है, कृषि भूमि का अभाव होता है। जहाँ पे कृषि भूमि नहीं होती है वहाँ पे इस प्रकार की कृषि करते हैं। करने का तरीका क्या है, जंगलों को काट देते हैं या जंगलों को जला देते हैं। जलाना ज़्यादा अच्छा रहता है, जलाने से जो राख बचती है उस राख को भी उस खेत में ही फैला दिया जाता है, जिससे वनस्पति के पोषक तत्व मृदा को मिल जाते हैं और मृदा लंबे समय तक उपजाऊ बनी रहती है। तो इस प्रकार की जो कृषि होती है वो स्थानांतरित होती है। अब ये है कहाँ, निर्वहन कृषि हमारे भारत के जनजातीय क्षेत्रों में की जाती है, चाहे वो राजस्थान है, चाहे वो छत्तीसगढ़ है, चाहे वो झारखंड है, चाहे उड़ीसा है। तो जनजातीय क्षेत्रों में निर्वहन कृषि देखने को मिलती है। स्थानांतरित कृषि के हमारे भारत में कुछ प्रकार हैं। प्रकार क्या, कुछ उपनाम हैं, जैसे उत्तर पूर्वी भारत की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर पूर्वी भारत में इसे कहा जाता है झूमिंग या झूम, एक ही बात है। हिमालय जो क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र में इसे कहा जाता है खील। ठीक है, राजस्थान में इसे कहा जाता है दजिया चिमाता। दजिया चिमाता, दजिया होती है मैदानों में, चिमाता होती है पर्वतों पे।
ठीक है। दजिया मैदानों में, चिमाता पर्वतों पे। दजिया जो करते हैं ये भी भील करते हैं, चिमाता भी भील करते हैं। इसके अलावा एक होती है वालरा, दक्षिण पूर्व राजस्थान में। एक होती है बत्रा, ये भी दक्षिण पूर्व राजस्थान में। ये राजस्थान में हो गई। इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये कहलाती है दाहिया और बेवार, दाहिया और बेवार, ठीक है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में इसको कहते हैं पोद्दू। केरल में कहते हैं पोन्नम, पोन्नम। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट पर कहते हैं कुमारी। उड़ीसा में इसके कई नाम हैं। उड़ीसा में पाम्मा, टावी, कोमान, बरिंगा, ये उड़ीसा में नाम है। दक्षिण भारत में इसे कहते हैं दिप्पा और पेंडा, दिप्पा और पेंडा। उड़ीसा में पाम्मा, टावी, कोमान, बरिंगा। दक्षिण भारत में दिप्पा, पेंडा। आंध्र प्रदेश में पोद्दू, केरल में पोनम, पश्चिमी घाट पे कुमारी, उत्तर पूर्व हिमालय में झूमिंग, हिमालय में खील, राजस्थान में दजिया चिमाता। दजिया चिमाचा भील जनजाति करती है। वालरा और बत्रा दक्षिण पूर्व राजस्थान में। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दाहिया और बेवार, ठीक है। ये तो हैं हमारे भारत में कृषि के विविध प्रकार, स्थानांतरित कृषि के, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अन्य प्रकार होते हैं कृषि के कुछ। कृषि के अन्य प्रकारों में होता है स्थानांतरित कृषि के बाद सीढ़ीनुमा कृषि। सीढ़ीनुमा को ही हम टेरेस फार्मिंग भी कहते हैं, टेरेस फार्मिंग। सीढ़ीनुमा को ही हम क्या कहते हैं, समोच्च रेखीय, समोच्च रेखीय। टेरेस, सीढ़ीनुमा, टेरेस फार्मिंग, समोच्च रेखीय जुताई, पट्टीदार, पट्टीदार। ये क्या होता है, सदैव पर्वतीय ढालों पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। पर्वतीय ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए ढाल के दाएं से बाएं, ढाल के दाएं से बाएं जुताई की जाती है और इस प्रकार के समोच्च रेखीय खेत निर्मित किए जाते हैं और ढाल के विपरीत ही फसलें बोई जाती हैं। इस प्रकार की जो कृषि होती है उस कृषि को हम क्या कहते हैं, समोच्च रेखीय या टेरेस फार्मिंग या सीढ़ीनुमा या पट्टीदार। ये ऐसा विशेष कोई स्थान नहीं है, जहाँ कहीं भी पर्वतीय क्षेत्र है, चाहे वो उत्तराखंड है, चाहे हिमाचल प्रदेश है, चाहे राजस्थान का अरावली प्रदेश है, सतपुड़ा, विंध्याचल, पश्चिमी घाट, सभी जगह पर्वतीय ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए ये इस प्रकार की समोच्च रेखीय जुताई की जाती है। अब क्योंकि पर्वतीय ढाल है, मृदा क्या होती है, मोटी होती है, तो ऐसे में इस पर्वतीय ढालों पर यहाँ पे मक्का की फसल अच्छी होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। भारत में सभी पर्वतीय ढालों पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसके अलावा कृषि का एक अन्य प्रकार होता है, कृषि का एक अन्य प्रकार होता है जिसे हम कहते हैं मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में क्या होता है, मिश्रित नाम से पता लग रहा है, मिश्रित। इसमें क्या होता है, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। तो इस प्रकार की कृषि को मिश्रित कृषि कहते हैं। अब ये उन प्रदेशों में होती है जहाँ पे खाद्यान्न फसलों के साथ साथ पशुओं के लिए चारा फसलें भी बोते हैं, पशुओं के लिए चारा फसलें भी बोई जाती हैं, तो वहाँ पे इस मिश्रित कृषि को अपनाया जाता है। अब कहाँ, तो पंजाब में, हरियाणा में, उत्तरी राजस्थान में और इसके अलावा उत्तर प्रदेश वगैरह, मध्य प्रदेश, गुजरात, यहाँ पे मिश्रित कृषि को अपनाया जाता है। राजस्थान में भी बड़े पैमाने पर इस प्रकार की कृषि की जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मिश्रित कृषि के बाद एक होती है बागवानी कृषि और एक होती है बागाती। दोनों में अंतर पता है क्या? 3 लिखता हूं मैं, देखो। एक होती है बागवानी, एक होती है बागाती, एक होती है रोपण और एक होती है व्यापारिक। इनमें अंतर जानते हैं तो बताएं। खैर आप कैसे बताएंगे, कोरिलेशन मतलब अंतर संबंध अपना नहीं हो सकता, इंटरेक्शन नहीं हो सकता है,
तो हम सबसे पहले बागवानी की बात करते हैं। बागवानी हॉर्टिकल्चर को कहते हैं। आप जानते हैं हम कृषि के जो नवीन प्रकार हैं उनमें पढ़ेंगे। तो बागवानी हम किसको कहते हैं? हॉर्टिकल्चर को कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हॉर्टिकल्चर में क्या होता है कि फल फूल सब्जी का जो उत्पादन होता है वो बागवानी है। फल फूल सब्जी का उत्पादन बागवानी है। तो बागवानी करने के लिए हमारा राजस्थान भी काफ़ी प्रसिद्ध है। राजस्थान है, गुजरात है, अपना दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये बागवानी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। बागाती और रोपण, रोपण कृषि और बागाती कृषि दोनों ही कृषि में रोपण होता है, फसलों को रोपा जाता है। फसलों को रोपा जाता है, बीज नहीं होते हैं, बीज नहीं होते हैं। ठीक है, बागाती और रोपण फसलों को रोपा जाता है, इसमें बीज नहीं होते हैं। अब बागाती की अगर हम बात करते हैं तो बागाती में होता क्या है? बागाती में ये है कि फसलों को बार बार रोपा जाना पड़ता है, फसलें बार बार रोपी जाती हैं, जैसे कि कपास, ठीक है, गन्ना, ये बार बार रोपी जाने वाली फसलें होती हैं। चाय, ठीक है, बागाती है चाय, आपने सुना होगा आसाम दार्जिलिंग के बागान, ठीक है। तो बागाती बार बार जिन्हें रोपा जाना जाए उन्हें हम कहते हैं बागाती। और रोपण जिनको एक बार बो देते हैं और लंबे समय तक वो उत्पादन देता है, कई वर्षों तक, जैसे कि हमारा ये क्या बोलते हैं, सागवान, शहतूत, बांस, ठीक है, ये सब क्या है, रोपण कृषि के अंतर्गत आते हैं। और बागाती कृषि में तो आप जान गए कौन सी फसलें आती हैं, कपास है, गन्ना है, चाय है, इन सब की हम अलग से बात करेंगे जब भारत की मुख्य फसलें पढ़ेंगे। लेकिन रोपण कृषि भारत में कहाँ होती है? तो दक्षिण भारत में और उत्तर पूर्वी जो भारत है वहाँ पे रोपण कृषि होती है। बाकी सभी राज्यों में कहीं कहीं इस प्रकार की कृषि की जाती है। जैसे हमारे राजस्थान के भी दक्षिण पूर्व और दक्षिणी जिलों में बांस की खेती की जाती है, बांस की वनस्पति, बांस की खेती बोई की जाती है, जो था ना राष्ट्रीय बांस मिशन, उसके अंतर्गत इस प्रकार की खेती की जाती है। ओके, व्यापारिक कृषि क्या होता है? व्यापारिक कृषि होती है व्यापारिक फसलों को बोना, व्यापारिक फसलों को बोना, इसी को हम क्या कहते हैं? व्यापारिक कृषि कहते हैं। भारत की जो प्रमुख व्यापारिक फसलें हैं उनमें काफ़ी हैं, उन सब की हम बात करेंगे। व्यापारिक फसलों में जैसे चाय है, गन्ना है, कपास है, जूट है, कहवा है, ठीक है, ये तंबाकू है, हमारे भारत की मुख्य व्यापारिक फसलें हैं। इनकी हम जब भारत की फसलें पढ़ेंगे तब हम उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारी बागवानी, बागाती, रोपण और व्यापारिक। इसके बाद हम बात करें हमारी अन्य फसल पे, अन्य कृषि पे, सॉरी, एक होती है जैविक कृषि। जैविक कृषि यानी कि हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं जैविक कृषि को क्या कहते हैं यार? ऑर्गेनिक फार्मिंग, सॉरी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। जैविक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है? मतलब परंपरागत कृषि जिन्सों को अपनाकर, ठीक है, यानी देशी कृषि जिन्सों को अपनाकर, देशी खाद यानी बायो कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट को अपनाकर पूर्णतया कीटनाशक और रसायन खाद से मुक्त जो कृषि होती है उसको हम क्या कहते हैं? जैविक कृषि कहते हैं। भारत का पहला जो जैविक स्टेट है यानी कि ऑर्गेनिक स्टेट है वो है सिक्किम, ठीक है। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहां पे खेती पूर्णतः रसायन मुक्त होती है। दूसरी बात ऐसे भी पूछ लेते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा जैविक कृषि क्षेत्र किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है, फिर महाराष्ट्र में है और तीसरा नंबर हमारे राजस्थान का है। तो जैविक कृषि क्षेत्र की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे बड़ा है और जैविक स्टेट ही जिसे बना दिया गया है वो कौन है? हमारा सिक्किम है। तो जैविक कृषि की बात हो गई। अब जैविक कृषि के अलावा फिर हमारे जैसे कृषि के कुछ प्रकार अन्य रह जाते हैं जिनमें क्या आ जाता है, जिनको हम कहते हैं नवीन प्रकार, कृषि के नवीन प्रकार, है ना। तो कृषि के जो नवीन प्रकार हैं उनको मैं एक बार लिख देता हूँ, ठीक है। हम वीडियो को पॉज कर लेते हैं और उसके बाद हम इसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारी कृषि से संबंधित जो नवीन कृषि के प्रकार हैं और कृषि से संबंधित जो क्रांतियां हैं उनके बारे में। इससे पहले एक चीज़ और मैं बता दूं कि भारत में मौसम के आधार पर भी कृषि के कुछ प्रकार अपनाए जाते हैं। मौसम या मानसून कह सकते हो। तो मौसम के आधार पर हम 3 कृषि के प्रकार अपनाते हैं। एक होता है खरीफ, ठीक है। खरीफ जो होता है वो जून जुलाई में बोई जाती है फसलें।
जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं, ठीक है। खरीफ के बाद एक होती है रबी। रबी, ये रबी जो होती हैं अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। और एक हम बोते हैं जायद। जायद जो होती है वो मार्च अप्रैल में बोई जाती है। मार्च अप्रैल में बोई जाती है और ये काट ली जाती है जून जुलाई में। जून जुलाई में, ठीक है। तो ये एक और हम कृषि का प्रकार लेते हैं जिसको हम कहते हैं मौसम आधारित। तो खरीफ हो गया, रबी हो गया और जायद हो गया, ठीक है ना। तो ये मौसम के आधार पर हमारे भारत में कृषि के प्रकार हैं। जब हम भारत की मुख्य फसलें पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे भारत की मुख्य खरीफ फसलें, मुख्य रबी फसलें और मुख्य जायद फसलें। मेजर जो क्रॉप्स हैं भारत की, हम उनकी बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कृषि के कुछ नवीन प्रकार हैं उनके बारे में। कृषि के नवीन प्रकारों में हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर आप देख पा रहे हैं, हॉर्टिकल्चर हम किसको कहते हैं? बागवानी को। बागवानी यानी फल फूल सब्जियों का उत्पादन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। एक्वाकल्चर, एक्वा होता है जल, जल में खेती, है ना, जिसको हम हाइड्रो प्लांट कहते हैं, हाइड्रोपोनिक, जल में कृषि, उसको हम एक्वाकल्चर भी कहते हैं, उसको हम हाइड्रोपोनिक भी कहते हैं। हाइड्रोपोनिक सिर्फ वनस्पति से संबंधित है, एक्वाकल्चर अन्य जीवों से भी संबंधित है। जैसे अगर आप जल में किसी प्रकार की फिशरीज प्रोडक्शन करते हैं तो वो भी एक्वाकल्चर के अंतर्गत आता है। मरीन, समुद्री जल को कहते हैं मरीन। तो समुद्री कल्चर जैसे किसी भी प्रकार का मत्स्य उत्पादन, स्नेल उत्पादन या सीप का उत्पादन, वो सारा क्या होता है? मरीन कल्चर होता है। अब मरीन कल्चर में ही पर्टिकुलर एक और कल्चर निकल के आता है, पर्ल कल्चर। पर्ल कल्चर यानी सीप की खेती, घोंगे की खेती। घोंगे को पाला जाता है, फिर उसमें मोती बनते हैं चूने से, कैल्शियम से, और फिर घोंगे को मार दिया जाता है और मोती बाहर निकाल लिए जाते हैं, उसको कहते हैं पर्ल कल्चर। वर्मी कल्चर होता है केंचुआ पालन, सेरी कल्चर होता है रेशम उत्पादन, आर्बोरी कल्चर होता है झाड़ियों को लगाना, सिल्वी कल्चर होता है वृक्षारोपण, ओलेरी कल्चर होता है सब्जी उत्पादन, पामोलॉजी होता है फल विज्ञान, ओलिवी कल्चर होता है जैतून का उत्पादन, मोरी कल्चर होता है अपने रेशम कीट को पालने के लिए शहतूत के पेड़ों की खेती को हम कहते हैं मोरी कल्चर। एरोपोनिक होता है पौधों को हवा में लगाना। तो हम बात कर रहे थे हमारी कृषि पर, कृषि के विविध जो प्रकार हैं उनके ऊपर, एरोपोनिक पर आ गए थे। एरोपोनिक होता है पौधों को हवा में लगाना। एरोपोनिक पौधों को हवा में लगाना, पौधे को ऐसा बनाया जाता है, उनको जीन्स उस तरह से डेवलप किए जाते हैं कि वो पौधे क्या करते हैं, हवा में उपस्थित जो नमी है उसी से, हवा में उपस्थित नमी से ही सभी पोषक तत्व, जल वगैरह सभी प्राप्त कर लेते हैं। तो उसको हम कहते हैं एरोपोनिक। एरोपोनिक से हरा चारा तैयार किया जाता है। हाइड्रोपोनिक जल में खेती, जैसे सिंघाड़ा उत्पादन वगैरह, ये सब, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कृषि के प्रकार। अमृत क्रांति। अमृत क्रांति है नदियों को जोड़ने से संबंधित, नदियों को जोड़ना। तो अमृत क्रांति का संदर्भ क्या है? नदियों को जोड़ने से संबंधित। गोल क्रांति आलू से, प्रोटीन क्रांति दालों से, मूंग क्रांति मोटे अनाज, मूंग क्रांति मोटे अनाज। सदाबहार क्रांति है समस्त क्रांतियों में उत्पादन में वृद्धि से। इसके अलावा यहाँ इनकी लास्ट में बात करते हैं। इंद्रधनुष क्रांति है सभी क्रांतियों पर निगरानी। बादामी क्रांति है मसालों का उत्पादन। पराभनी क्रांति है भिंडी का उत्पादन। रजत क्रांति या सिल्वर क्रांति होती है अंडा उत्पादन। कृष्ण क्रांति होता है पेट्रोलियम, ठीक है। भूरी क्रांति है खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण होता है फूड प्रोसेसिंग, भोजन को लंबे समय तक उपयोग के लिए बनाना, उसी को हम कहते हैं फूड प्रोसेसिंग। गुलाबी क्रांति होती है झींगा उत्पादन, झींगा उत्पादन। नीली क्रांति
नीली क्रांति यहाँ पे मत्स्य से संबंधित है, मत्स्य नीली क्रांति। धूसर क्रांति होती है फर्टिलाइजर, उर्वरक। नीली आ गई क्या? अच्छा, नीली मत्स्य। पीली क्रांति का संबंध होता है तिलहन से। लाल क्रांति का संबंध है मांस तथा टमाटर से। और प्रोटीन क्रांति आई गई दलहन से रिलेटेड होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हरित क्रांति और श्वेत क्रांति क्या है, हम इन पर बात करते हैं। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति। हरित क्रांति का जो जनक है वो आप जानते हैं नॉर्मन बोरलॉग है, और नॉर्मन बोरलॉग यूएसए के कृषि वैज्ञानिक थे। मैक्सिको से हरित क्रांति का जन्म हुआ था, और भारत में एमएस स्वामीनाथन के प्रयासों से हरित क्रांति 1966-67 में लागू की गई थी। हरित क्रांति का आगमन हुआ था हमारे पंजाब और हरियाणा में, और गेहूं की मैक्सिकन किस्म की जो बोनी प्रजाति है उसको लगाए जाने के साथ भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ था। साथ ही हरित क्रांति का दूसरा चरण 1983-84 में प्रारंभ हुआ था। इस बार राज्य जोड़े गए थे, पंजाब हरियाणा के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी, और प्रधानता दी गई थी चावल की फसल को। ठीक है, ये ध्यान रखना, प्रधानता किसे मिली? चावल की फसल को प्रधानता मिली। आगे बात करते हैं तो अब हरित क्रांति का एक नारा भी है। हरित क्रांति का नारा क्या है? अधिक अन्न उपजाओ। हरित क्रांति का नारा अधिक अन्न उपजाओ। हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? हरित क्रांति का उद्देश्य था भारत में खाद्यान्न आत्मनिर्भरता। अब लाभ, तो हरित क्रांति का लाभ ये रहा कि आज भारत खाद्यान्न आत्मनिर्भर देश है। पूरे विश्व में गेहूं, चावल और समस्त खाद्यान्न के उत्पादन में हम चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान रखते हैं। ठीक है, नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि हरित क्रांति से जब हमने ऐसे कृषि जिन्सों को आयात किया जिनको अधिक मात्रा में उर्वरक चाहिए था, तो उर्वरकों के अधिक प्रयोग से जो कृषि जिन्स उत्पन्न हुआ वो स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है। उत्पादन चाहे अधिक हो जाए लेकिन स्वास्थ्य के लिए उपभोग करना पूरी तरह से हानिकारक है। दूसरा, दालों का उत्पादन प्रभावित हो गया। ठीक है, गेहूं का उत्पादन में वृद्धि हो गई, चावल के उत्पादन को स्थिर रहना पड़ा, गेहूं पर विशेष ध्यान दिया गया, इसलिए हरित क्रांति को गेहूं क्रांति भी कहने लगे हैं। ठीक है, तो ये हरित क्रांति के क्या है? नुकसान भी हैं। श्वेत क्रांति 1970 में आई थी, और इस श्वेत क्रांति के जनक है वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन ने 1970 में एक संस्था बनाई। संस्थान का नाम रखा गुजरात कोऑपरेटिव एंड मार्केटिंग फेडरेशन। इस संस्था ने गुजरात के आणंद में एक दुग्ध उत्पादक प्लांट स्थापित किया। प्लांट का नाम रखा अमूल। प्लांट का नाम क्या रखा? अमूल। अमूल का पूरा नाम होता है आनंद मिल्क यूनिट लिमिटेड। अब ये जो अमूल एक ब्रांड बन गया फिर। ठीक है, राजस्थान भी उन राज्यों में से था जहां पहले चरण में श्वेत क्रांति को अपनाया गया। अब श्वेत क्रांति के उद्देश्य क्या रखे गए? श्वेत क्रांति के उद्देश्य रखे गए ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, दूध की नदियां बहती जाएं हमारे घर आंगना में। ठीक है, तो ये इस श्वेत क्रांति का उद्देश्य रखा गया। अब इसका लाभ क्या हुआ? तो इसका लाभ ये रहा कि आज हमारा भारत पूरे विश्व में दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर है। आज हमारा भारत विश्व में दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर हो गया है। ठीक है, हमने यूएसए को पछाड़ा दुग्ध उत्पादन में। एक थोड़ा सा डाउनफॉल इसका ये है कि आज विश्व में सबसे ज्यादा नकली दूध भी भारत ही बनाता है। कोई बात नहीं, हम बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। आज हम पूरे विश्व में दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान रखते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्तर प्रदेश में, और दूसरा सबसे ज़्यादा दुग्ध राजस्थान में उत्पन्न होता है। ठीक है, चलो दोस्तों, ये थी हमारी कृषि से संबंधित विभिन्न क्रांतियाँ और कृषि के विभिन्न नवीन प्रकार। अब हम क्या करते हैं, अब हम बात करेंगे हमारी कृषि से संबंधित जो मुख्य फसलें हैं उनके बारे में अगले वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, कंटिन्यू साथ रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।